नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर यानी 2047 तक देश की अर्थव्यवस्था करीब 20 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। ऐसा हुआ तो उस समय देश के प्रति व्यक्ति की आय करीब 10,000 US डॉलर होगी। ये बात प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार समिति के चेयरमैन प्रोफेसर बिबेक देबरॉय ने दिल्ली के एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कही। उधर मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने वर्ष 2022 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास दर की अनुमान में कटौती कर दी है। बढ़ती ब्याज दरों, कमजोर मॉनसून और सुस्त ग्लोबल ग्रोथ को देखते हुए मूडीज ने भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.7% की दर से वृद्धि की उम्मीद जताई है। इसी वर्ष मई महीने में मूडीज ने भारतीय अर्थव्यवस्था के 8.8% की दर से ग्रोथ करने की उम्मीद जताई थी। इस तरह रेटिंग एजेंसी ने अपने पूर्व के अनुमान 1.1% की बड़ी कटौती कर दी है। ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2022-23 के अपडेट में मूडीज ने कहा कि भारत का केंद्रीय बैंक RBI महंगाई का दबाव रोकने के लिए 2023 में अपना सख्त रुख जारी कर सकता है। मूडीज के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ 2021 के 8.3% की तुलना में 2022 में 7.7% रह जाएगी। 2023 में ये और घटकर 5.2% पर चला जाएगा। मूडीज ने जीडीपी के आंकड़ों में कटौती का कारण केंद्रीय बैंक की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी, देश में मॉनसून का असमान वितरण और कमजोर वैश्विक विकास को बताया है। आपको बता दें कि मूडीज के ये आंकड़े सरकार की ओर से जीडीपी अनुमान जारी करने के महज एक दिन के बाद ही आए हैं। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि अप्रैल से जून की तिमाही में अर्थव्यवस्था में 13.5% का विस्तार हुआ। ये जनवरी से मार्च की तिमाही की तुलना में 4.1% है। मूडीज ने यह भी कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के हाई फ्रीक्वेंसी डेटा बताते हैं कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के पहले 4 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूत और व्यापक वृद्धि आई है। तो किस ओर भारत की अर्थव्यवस्था, इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। भारत की विकास दर का अनुमान घटाया। मूडीज ने भारत के विकास दर का अनुमान घटाया है। 7.7% की दर से होगा। मूडीज का यह कहना है महंगाई का दबाव रोकने के लिए RBI की सख्ती भी यहां पर होगी। RBI की सख्ती रह सकती है जारी। सेवा और विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियों में तेजी आई। मूडीज के अनुसार भारत का जीडीपी ग्रोथ 2021 के 8.3% की तुलना में 2022 में 7.7% रह जाएगा। 2023 में यह और ज्यादा घट जाएगा, 5.2% पर चला जाएगा। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरफ जा रही है, इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। मूडीज ने भारत के विकास दर का अनुमान घटाया है। आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर यानी कि 2047 तक देश की अर्थव्यवस्था करीब 20 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। और ऐसा हुआ तो उस समय देश के प्रति व्यक्ति की आय करीब 10,000 US डॉलर होगी। ये बात प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार समिति के चेयरमैन प्रोफेसर बिबेक देबरॉय ने दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही है। उधर मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने वर्ष 2022 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास दर के अनुमान में कटौती कर दी है। बढ़ती ब्याज दरों, कमजोर मॉनसून और सुस्त ग्लोबल ग्रोथ को देखते हुए मूडीज ने भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.7% की दर से वृद्धि की है।
तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरफ जा रही है, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता प्रदीप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप जी, सवाल सबसे पहला आपसे यहाँ पर यही कि वित्त मंत्री ने जो दावे किए थे मूडीज के अनुमान ठीक उसके विपरीत हैं ये दावे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये मूडीज जिन्होंने किया है और हम आईएमएफ के प्रोजेक्शन को लेकर के चल रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में अगर देखेंगे तो हम अभी हम बहुत मजबूत स्थिति में है। डबल डिजिट में ग्रोथ हो रही है। 13.5% का अभी हमारे पास है दिख रहा। और अगर जब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो मैं और तथ्यों को आगे रखूंगा। अर्थशास्त्री आदरणीय अश्वनी राणा जी भी जुड़े हैं, एक बार उनके विचारों को भी सुन लेते हैं। आईएमएफ जो कि व्यवस्थाओं को सपोर्ट करने का काम देती है, मूडी एक एजेंसी है जो कि केवल प्रोजेक्शन, मेरे जानकारी में तो प्रोजेक्शन करती रहती है या उनका जो भी एनालिसिस होता है, लेकिन मूल जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है, देश परेशानी में उसके पास जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसकी जो प्रोजेक्शंस हैं मैं उसको आधार मान करके अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। और मैं अभी केवल एक तथ्य रखूंगा कि जब व्यवस्था में तरलता यानी कैश ज्यादा होता है तो महंगाई बढ़ती है। और इसके पीछे जो दूसरे कारण रहे हैं कि पिछले 2 वर्षों में जो पैंडेमिक ने विश्व की अर्थव्यवस्था पर असर किया, प्लस देशों ने उसको संभालने के लिए क्या किया। मैं बस केवल 1-2 देशों का उदाहरण देकर आपको बताऊंगा कि अमेरिका ने जो है अपनी व्यवस्था का $5.5 ट्रिलियन उसमें इंजेक्ट किया, जो कि उसकी पूरी जीडीपी का 27% था। उसी प्रकार से यूके ने 18, ऑस्ट्रेलिया ने 20 और कनाडा ने 20 और जापान ने 53 और ईयू ने 11% अपनी जीडीपी का अपनी व्यवस्था को इंजेक्ट किया। जबकि भारत ने इसके विपरीत अपनी जो है फ्री लोन या फ्री फैट चेक जिसको बोलते हैं वो नहीं। चलिए, आप यहाँ पर कह रहे हैं कि हम काफी मजबूत स्थिति में हैं सर। नहीं, इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि उनको आ जाने दीजिए। अब मैं जो बोल रहा हूँ तो खत्म कर लेने दीजिए। तो मैं अपना अंत इस तरह से जो मैं तर्क दे रहा था कि भारत ने केवल 3.5% का जो कि $300 बिलियन होते हैं और अपनी जीडीपी का 3.5% इंजेक्ट किया उस समय में। लेकिन दूरगामी व्यवस्था को देखते हुए अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने की दृष्टि से लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से जो कदम लिया वो अब पे ऑफ कर रहा है। तो हमारी स्थिति अभी भी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत अच्छी है। विश्व बहुत परेशानियों से गुजरा है बीते 2 सालों में, वो धीरे धीरे चल रही है। जबकि अभी भी यूक्रेन का युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, तो उसके परिणाम तो झेलने पड़ेंगे, लेकिन अभी भी हम अच्छी अर्थव्यवस्था में। चलिए, हम अच्छी अर्थव्यवस्था हमारी यहाँ पर है, ये कहना है यहाँ पर प्रदीप सिंह जी का। और हमारे साथ अर्थशास्त्री अश्वनी राणा जी भी जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि मूडीज ने जो अनुमान लगाया है उसे आसान भाषा में जनता को कैसे समझाया जा सकता है? देखिए, ये जो एजेंसियां हैं ये समय समय पर अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था, उनकी जीडीपी, उनकी जो डेवलपमेंट है उसके बारे में ये रिपोर्ट जारी करती रहती हैं, उसको स्टडी करती रहती हैं। जो अभी जबकि पूर्व वक्ता भी कह रहे थे कि भाई कोरोना तो खत्म हो गया, यूक्रेन वार चल रहा है, और बारिश कितनी होगी, खेती कितनी होगी, ये सारी चीजें जो है वो उन चीजों को आधार मानकर ये लोग वो करते हैं। लेकिन ये 100% सत्य होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि ये प्रेडिक्शन है। मतलब वो आगे का देख कर वो आज प्रेडिक्ट कर रहा है। हो सकता है कि 15 दिन के बाद, महीने के बाद हमारी अर्थव्यवस्था और आगे बढ़ जाए और कुछ इस प्रकार की जो घटनाक्रम हो जाए जिसके कारण की इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, तो उसका असर ये जरूरी नहीं है, ये कोई सत्य असर नहीं है कि उन्होंने कह दिया तो ऐसा ही होगा। लेकिन एक अनुमान के आधार पर वो लोग वो प्रेडिक्शन करते हैं, उसके आधार पर सरकारें भी जो है वो अपनी आगे की प्लानिंग करती हैं कि भाई अगर इस प्रकार से होता है तो हमें और आगे क्या ऐसी चीजों को शुरू करना है जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था और ठीक हो जाए। रिजर्व बैंक है वो भी इसके ऊपर चर्चा कर सकता है, वो भी इसके ऊपर स्टडी कर सकता है कि इंटरेस्ट रेट को कम करना है, ज्यादा करना है, किस प्रकार से, ताकि मार्केट में पैसा जो है उसको इसको हो सके, ताकि लोगों को जिसको चाहिए पैसा वो भी मिल सके। तो सारी जो प्लानिंग रहती है उसके लिए इस प्रकार की रिपोर्ट रहती है। लेकिन ये कोई सत्य वचन नहीं है कि ऐसा कह दिया तो ऐसा ही होगा। वो
बदलाव नहीं होता। जी, किस ओर हमारी अर्थव्यवस्था, इसको हम आपसे समझेंगे अश्वनी राणा जी, लेकिन फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस के नेता दीप चंद्र राठौर जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते जी सर, आपसे सवाल यहाँ पर यही, क्योंकि बीजेपी जो है वो तो कह रही है कि अर्थव्यवस्था मजबूत है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, आज देश के अंदर 90% लोगों की जो आबादी है वो महंगाई है, वो इसके ऊपर ये कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट तौर से कहना चाहूंगा कि भूख, महंगाई, गरीबी इसकी मुझसे कर रही है, एक होती तो निभाता, तीनों मुझ पे मर रही है। भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में अंतर है। जिस तरह देश में बढ़ती बेरोजगारी से स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि 45 करोड़ से ज्यादा लोगों ने काम की तलाश छोड़ दी है। बीजेपी ने करोड़ों रोजगार का सपना दिखाकर युवाओं को बेरोजगारी के दलदल में धकेलने का काम किया है। युवा शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी बेरोजगार है, वो नौकरी ना मांगे, इसलिए उन्हें हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की लड़ाई में उलझाया जा रहा है। महंगाई बढ़ रही है, आमदनी घट रही है। तो किस ओर अर्थव्यवस्था, इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं और 3 खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, आने वाले समय में और भी बढ़ने के अनुमान है, सरकार की क्या कुछ रणनीति है इसको लेकर? देखिए, महंगाई बढ़ रही है या इस तरह की बात करना, जब तक आप पूरी अर्थव्यवस्था के सिनेरियो को समझेंगे नहीं। यहाँ 3 क्वार्टर होते हैं। अर्थव्यवस्था को समझाने के लिए हमारे साथ अश्वनी जी बैठे हुए हैं। अश्वनी जी आपको बता देंगे कि महंगाई बढ़ रही है या नहीं। रेशो जी, केवल कटाक्ष करने के लिए आप काउंटर मत करिए, सुन लीजिए पहले। कटाक्ष करना एंकर की अच्छी बात होती है, मैं सहमत हूँ इस बात से, और इसी से काम आगे भी बढ़ता है। सर मैं कटाक्ष नहीं कर रही हूँ, ये सवाल है। अगर सवाल आपको कटाक्ष लगता है तो आप समझ सकते हैं। ये कटाक्ष, अगर मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ तो आप जवाब देंगे ना, ये मेरा सवाल है, ये कटाक्ष नहीं है। पहले तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, पहले आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रश्न जो है वो भी कटाक्ष लगते हैं। क्या प्रश्न पूछना गुनाह है? तो मैं प्रश्न पूछना छोड़ दूं फिर आपसे? नहीं, मुझे पूरा, मैं पूछना मत छोड़िए, आपका हक है पूछने। मेरा हक है ना, तो आप कटाक्ष मत बोलिए, आप कटाक्ष मत बोलिए, आप जवाब दीजिए। आप सुन नहीं रही हैं, बस बोले जा रही हैं, मुझे पूरा कर लेना। चलिए आप सुनाइए, जवाब दीजिए। ये देखिए, अभी अश्विनी जी ने बताया कि ये संस्थाएं हैं और इनका कोई परमानेंट डिक्लेरेशन नहीं होता। 15 दिन बाद जो व्यवस्थाएं, जो स्थितियां किसी व्यवस्था को प्रभावित करती हैं उसकी अर्थव्यवस्था के लिए, जैसे बारिश का समय पे होना और उसके बाद के जो है फसलों का सही समय पे बोया जाना और फसलों को सही समय पे काटना, ये बहुत ही गूढ़ और बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको बताना चाह रहा हूँ। तो IMF ने जो प्रोजेक्शन किया है 2022 के लिए, यानी इस वर्ष के लिए जो हमारी ग्रोथ का प्रोजेक्शन किया वो 7.4% है, जो कि बहुत सी विकसित अर्थव्यवस्थाओं से ज्यादा है। सरकार दूसरे अन्य अर्थव्यवस्थाओं की जैसी बुरी स्थिति से अभी हम बहुत दूर हैं, बहुत अच्छी स्थिति में बहुत बचे हुए हैं। तो जो कठिन निर्णय होते हैं, देखिए अभी कुछ समय पहले शायद आप ही के चैनल पे मैं चर्चा कर रहा था, तो उस समय 10-15 दिनों के लिए नींबू बहुत महंगा हो गया था। उसके पीछे कारण क्या था कि आंध्रा में जहाँ से वहां से आती है बाढ़ का आना और थोड़ी सप्लाई रुक जाना, इस कारण से नींबू में टॉप पीक सीजन में थोड़ा देरी हो गई और वो 10-15 दिन बाद वो चली गई, तो स्थितियां सामान्य हो गई। उसी प्रकार से एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि RBI जब सस्ते दरों पे लोन देती है, जैसे एक एग्जांपल देखिए मैं आपको बताऊं कि होम लोन सभी लोग घर खरीदना चाहते हैं। पिछले वर्ष तो 6.8% था, इस समय वो 8.8% से थोड़ा ऊपर है। तो RBI की जो स्थिति होती है कि बाजार में बहुत ज्यादा तरलता भी ना आए, चीजों की मांग न बढ़े और जिससे महंगाई ना हो, उसको कंट्रोल करके एक सामयिक स्थिति बनाए रखना। एक केवल अमीरी नहीं इस देश में रहते हैं, इस देश में बहुत बड़ी जनसंख्या गरीबों की भी है, तो सरकार को उनको भी सोचना है। और परिणाम रेशु जी थोड़ा आने में 3 क्वार्टर के बाद डिसाइड होता है। 3 बार कोई अर्थशास्त्री या कोई व्यवस्था आकर के बोलती है, उससे हम चर्चा करते हैं, लेकिन ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और इस सतत चलने वाली प्रक्रिया में कभी फायदे होते हैं तो यूजुअली क्या होता है, नेगेटिविटी थोड़ा फास्ट ट्रैवल करती है। हमारे कंटेंट जो हम बनाते हैं, या आपका ये जो प्रोग्राम भी कंटेंट है, तो अगर इस पर नेगेटिविटी की बात होगी तो ज्यादा डिजिटल वर्ल्ड पे या दुनिया में तेज तरेगा, लेकिन अच्छी बात थोड़ा धीमे चलती है। 1.10 की स्पीड का रेशियो होता है, अच्छी तेज 1 किलोमीटर प्रति घंटा और पूरी जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। चलिए आपकी राय से कितने सहमत हैं यहाँ पर दीपचंद्र जी? जी मैंने सुना तो एक बात बताना चाहूंगा कि जो 3 साल में 3.8 GDP की ग्रोथ हुई है, की कमी का मतलब है बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण और चौपट अर्थव्यवस्था के लिए जुमले से नहीं
नीति से सुधरती है। उस पर ध्यान देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के पास फुर्सत भी नहीं है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जब आज की तारीख में 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए, जब हमारी सरकार से हमने 27 करोड़ लोगों को उभारा, आज 142 लोगों की आय बढ़ी 23 लाख करोड़ से 53 लाख करोड़, जबकि 83% जनता की आय कम हुई है। इसका क्या जवाब है? इनके पास जवाब नहीं है। इन्होंने कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगुनी कर देंगे, लेकिन आज किसान की आय 27 रुपए है। इसका क्या जवाब है? अगर आपकी वाकई में ग्रोथ बढ़ी है जीडीपी, तो आप ये बताइए, जब देश का युवा आपसे रोजगार मांगता है तो उनके ऊपर आप लाठीचार्ज क्यों करते हैं? बिल्कुल दीपचंद्र जी, और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको हम सबको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत भी है। राणा जी, भारत सरकार 20 ट्रिलियन इकोनॉमी होने का दावा जो है वो लगातार यहाँ पर कर रही है। ऐसे में मूडीज का जो आकलन है, क्या वो विरोधाभासी नहीं है? देखिए, सरकार ने या प्रधानमंत्री जी ने जो वो एक योजना के तहत एक इच्छा जाहिर की है कि जब हम 100 साल के हो जाएंगे देश की अर्थव्यवस्था, तो उस समय हम कहाँ होंगे वर्ल्ड में, वो एक उनका टारगेट है, ठीक है। और मोदी जो है ये क्वार्टरली बेसिस पर, शॉर्टली बेसिस पर इस प्रकार की रिपोर्ट देते हैं। तो कहाँ 25 साल में हम देश कहाँ जाएगा, आज मोदी नहीं बता सकता। उस दिशा में जहाँ पर देश को लेके जाना है, सरकार हो या बाकी संस्थाएं हो, वो उसके ये काम करेगी तो वहाँ वो देश जाएगा। अगर हम काम नहीं करेंगे तो वहाँ नहीं जा सकते। इसलिए उस टारगेट को अचीव करने के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री को या सरकार को काम नहीं करना, सबको करना है। और उसमें मुझे लगता है कि सब करेंगे तो देश जो है वो वाकई, और इसमें दो राय नहीं कि आने वाले समय इस देश की अर्थव्यवस्था जो है वो विश्व में बहुत आगे होगी। जो आज जो दूसरे देश हैं उनसे हम बहुत आगे निकलेंगे। इसका कारण है कि वो जो देश है वो भी टेक्नोलॉजी हो या बाकी चीजों हो, वो हमारे उसके ऊपर निर्भर है। और आप ये देखिए, जो चाइना से जो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन वाले यूनिट है वो भी इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं वर्ल्ड से। तो जब वो यूनिट यहाँ आएंगे तो जो चाइना में ग्रोथ हुई तो उसका असर यहाँ जब होगा। तो इसलिए कोई टारगेट फिक्स करना, उसमें कोई बुराई नहीं है। कोई भी सरकार हो वो उसको करना ही चाहिए। तो पहले 5 वर्ष की योजना होती है वो अलग बात है, लेकिन फिर भी एक भी हम 100 साल की अर्थव्यवस्था में देश कहाँ होना चाहिए, ये अगर सरकार ने सोचा तो मुझे लगता है उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, उस देश में अगर उस टारगेट को करने के लिए हमें सीरियसली जो है अटेम्प्ट भी करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये विषय है क्योंकि ऐसा है यहाँ पर राणा जी कि आधे घंटे में काम नहीं चलेगा, कम से कम 1-2 घंटे की डिबेट जो है वो जरूर इस पर होनी चाहिए। फिलहाल आपने बहुत अच्छी यहाँ पर बातें बताई और इतनी अच्छी जानकारी हमारे तमाम दर्शकों को भी दी। इसके साथ ही दीपचंद्र जी और प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।